हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स बजट। हम यहाँ आज होम मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। गृह प्रबंध से संबंधित है ये टॉपिक आपके। इसको बजट ना कह करके हम पारिवारिक बजट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? पारिवारिक बजट। क्योंकि जब हम गृह प्रबंध के अंदर बजट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम परिवार का बजट बना रहे हैं, हम परिवार के बजट की बात कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो पारिवारिक बजट के ऊपर है। पारिवारिक बजट क्यों बनाते हैं हम? भाई हमारी इनकम को मैनेज करने के लिए, हमारे आय और व्यय का संतुलन करने के लिए तो हम पारिवारिक बजट बनाते हैं। तो पारिवारिक बजट की आज आप बात करेंगे, अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपके टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, टीजीटी में, पीजीटी में, हर एक एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न बनता है, जिसमें आप अर्नेस्ट एंजल का उपभोग का नियम भी पढ़ेंगे, है ना, लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ेंगे। आप सबने इसको पढ़ा भी होगा, कोई बात नहीं, अच्छे से यहाँ पर और डिटेल्ड स्टडी हो जाएगी, रिविजन हो जाएगा और हमारा टॉपिक ये स्ट्रांग हो जाएगा। कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा अगर इस टॉपिक से, तो हमसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पारिवारिक बजट की बात करेंगे। आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये आपकी आज होम मैनेजमेंट की क्लास है, गृह प्रबंध की क्लास है। ओके, चलिए पारिवारिक बजट, मैंने बोला ना ये क्या हो सकता है, इसे हम पारिवारिक बजट बोल सकते हैं। तो पारिवारिक बजट क्या है, क्यों बनाते हैं हम पारिवारिक बजट? तो परिवार है, परिवार में भाई लोग रहते हैं। एक घर, एक परिवार कब बनता है? जब पति पत्नी है, परिवार की प्रारंभिक अवस्था होती है वो, फिर धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता है, द्वितीय अवस्था में आता है ना, एक्सपेंड होती है उनकी फैमिली, बच्चे आ जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी एजुकेशन पे खर्चे होने लगते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई पर, उनकी रियरिंग पर, उनके पालन पोषण पर, प्लस अपनी फैमिली का भी, अपना पर्सनल भी खर्चा होता है। और क्या होती है, हमारे परिवार में इनकम आती है। इनकम का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जो हमारे पास आय है उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। आपको वेतन मिल रहा है, आपको मजदूरी मिल रही है, ठीक है, या फिर आपको कोई रॉयल्टी मिल रही है, आप राइटर हैं अच्छे तो उसकी आपको रॉयल्टी मिल रही है, या आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपको पेंशन मिल रही है, ग्रेच्युटी मिल रही है। तो आपको पता है आय के तो बहुत सारे साधन है, पारिवारिक आय के बहुत साधन है। या हमने हमारा मकान किराए पर दे रखा है तो हमें किराया मिल रहा है उस मकान का, है ना। कुछ भी हमारे पास, जिस भी प्रकार से हम आय को क्या कर रहे हैं, उपार्जित कर रहे हैं, या हमारे पास इनकम आ रही है, उसी इनकम का और प्लस फिर हमारे खर्चे भी हैं। तो आय और व्यय दोनों का ब्यौरा रखने के लिए, दोनों को एनालाइज चेक करने के लिए, हम जो है एनालाइज करने के लिए हम बजट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आय व्यय का ब्यौरा रखने के लिए। आय और व्यय, हमारी जो इनकम है और जो हमारा खर्चा है, उसको संतुलित रखने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम बजट बनाते हैं, हम बजट बनाते हैं। क्लियर है? इतनी बात सभी को पता है। पारिवारिक बजट क्या है या बजट क्या है, आप सिंपल बोलेंगे तो आय व्यय को संतुलित रखना, हमारी आय का सही अनुमान हमें मिले और हमारे खर्चे उसी अनुसार हो सके, इसके लिए हम बजट का निर्माण करते हैं। तो पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए समस्त नियमित और संभावित कार्यों को नियोजित रूप से लिख लिया जाता है। जितनी भी इनकम हमारे पास होती है, मान लीजिए मेरी इनकम है 50,000 या मेरी इनकम है 20,000, ठीक है, हम नॉर्मल बात करते हैं, 30,000 इनकम है, तो भाई हम 30,000 के हिसाब से अपने सारे खर्चे लिख लेते हैं। एक बजट बना लेते हैं कि इतना मेरा शिक्षा पे बच्चों की खर्च होगा, इतना मेरा भोजन पे खर्च होगा, इतना मेरा राशन आएगा, इतना मेरा बिजली का बिल जाएगा, ठीक है, इतना मेरे को गैस का देना है, ईंधन का देना है, या हम कहीं घूमने तो नहीं जा रहे हैं इस महीने। तो सारा बजट जो है हम बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। उससे मुझे मेरी इनकम का और मेरे होने वाले खर्चों का क्या मिल जाता है? एक ब्यौरा मिल जाता है, एक प्रपत्र मिल जाता है, ठीक है। तो पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए समस्त नियमित संभावित व्यय, जितने भी हमारे खर्चे होने वाले हैं, संभावित एक्सपेंडिचर्स को नियोजित रूप में हम लिख लेते हैं, एक जगह, एक कॉपी में, एक रजिस्टर में मेंटेन कर लेते हैं। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि परिवार में चलने वाली आय व्यय की प्रक्रिया को, परिवार में चलने वाली आय और व्यय की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में अंकित कर देने वाला प्रपत्र ही पारिवारिक बजट कहलाता है। ठीक है, ये बिल्कुल बढ़िया एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो आप पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी जैसा हम सब समझते हैं।
क्या कहते हैं हम, बजट क्या है, पारिवारिक बजट क्या है, या बजट हम जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? आय व्यय का ब्यौरा रखने के लिए, आय और व्यय को संतुलित करने के लिए हम पारिवारिक बजट बनाते हैं। इसके अलावा पारिवारिक बजट जो है वो आय व्यय की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप देने वाला क्या है? एक प्रपत्र है। ठीक है, क्या है? एक प्रपत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ गया। एक स्टूडेंट ने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करा है कमेंट सेक्शन में। जब भी मैं कमेंट्स खोलती थी उसका एक कमेंट होता था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कि मैम बजट पढ़ा दीजिए। तो मुझे फिर फील होने लगा कि इस बच्चे को शायद बजट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये बार बार मेरे से बोल रही है। मैंने कहा चलो क्या है, कोई बुराई नहीं है, हमारा टॉपिक है ये भाई, हमारे सिलेबस में है, हमें तो पढ़ना ही है। भले ही हमने पढ़ा हुआ है तो क्या हो गया, रिवीजन हो जाएगा हमारा, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको, कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना। तो पारिवारिक बजट क्या है? आय व्यय का संतुलन है, पारिवारिक बजट है। आय व्यय का ब्यौरा रखना पारिवारिक बजट है। आय व्यय को व्यवस्थित रूप से अंकित करने वाला प्रपत्र भी क्या है? पारिवारिक बजट कहलाता है। क्लियर हो गया सबको? आगे देखते हैं पारिवारिक बजट हम क्यों बनाते हैं। अब बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आप क्यों बजट बनाते हैं। हम बजट क्यों बनाते हैं? हम होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो स्पेशली गृहिणियां बनाती है ना, स्पेशली गृहिणी है। पारिवारिक बजट से सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट होता है, प्रभावित होती है? भाई गृहिणी, क्योंकि गृहिणी के हाथ में इनकम है, वही तो उसको खर्च कर रही है, वही तो सब चीजें जानती है कि कहाँ पे क्या खर्चा होना है ना। स्पेशली टारगेटेड जो है महिला ही होती है, गृहिणी ही होती है, क्योंकि वो घर को सुचारू रूप से मितव्ययता के साथ अपनी सूझबूझ के साथ चलाती है ना। तो पारिवारिक बजट के मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है कि परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी कुल आय का सही विवरण मिल जाता है, सही विवरण रख पाते हैं हम, है ना। हमारे फैमिली में कितने सदस्य हैं? हमारी फैमिली में मान लीजिए 4 सदस्य हैं, तो चारों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, चारों को कहाँ कहाँ पे चारों के खर्चे होने हैं, क्या हमारी इनकम है, हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, और क्या हम उस इनकम को अच्छे से हमारे खर्चों में जो है खर्च कर पा रहे हैं, और इसके अलावा हम कुछ बचत भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम बजट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम बजट बनाते हैं, है ना। सभी प्रकार के कार्यों का क्रमिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमें बजट बनाने से। सभी प्रकार के जो भी कार्य हैं, जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, उनका आपको एक सीरियल वाइज एक नॉलेज मिल जाती है कि मुझे भोजन पे इतना खर्च हो जाएगा मेरा इस महीने, अगर किसी का जन्मदिन है या किसी का मान लीजिए शादी की सालगिरह है या कुछ और भी है, आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, तो आप एक्स्ट्रा रख लेते हैं कि भाई इस महीने मेरा इतना एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाएगा। तो एक पूरा आपके पास क्या होता है, क्रम होता है, एक ऑर्डर आपके पास होता है। जब आप बजट बना लेते हैं आपको आपकी सैलरी का एक क्रमिक ज्ञान मिल जाता है कि भाई मेरे इतने इतने कार्य हैं इस महीने और इतने इतने मेरे खर्चे होंगे, और इतना मेरा जो सैलरी आ रही है इसमें से मेरा इतना सब कुछ इन सब कामों में खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? इसके लिए हम पारिवारिक बजट बनाते हैं। तो उद्देश्य समझ रहे हैं ना, पारिवारिक बजट बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, जो भी सदस्यों की संख्या है और जो भी हमारी कुल आय है तो उसका हमें सही सही विवरण मिल जाता है। दूसरी बात कि हमारे होने वाले खर्चे, हमारे जो भी खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, उनका हमें एक ऑर्डर, एक क्रम पता चल जाता है कि इतना इस महीने भोजन पर खर्च हो जाएगा, इतना इस महीने वस्त्र पर खर्च हो जाएगा, मेरा इतना इस महीने ईंधन पे खर्च हो जाएगा, इतना इस महीने मेरा बिजली पे खर्च हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज पारिवारिक बजट के मुख्य उद्देश्य में ही आती है। थर्ड पॉइंट, पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखते हुए अपनी आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमेशा हमें पहले उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि मेरी इनकम कम है और मैं विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को जो है पूरा करने में लगी हुई हूं, और अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन है, वस्त्र है, मकान है, उसको मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं विलासितापूर्ण आवश्यकताएं पहले पूरी कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। पारिवारिक बजट हम जब भी बनाते हैं तो हमारा जो भी रहन सहन का स्तर है उसको हम ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, क्योंकि भाई जैसा हमारी इनकम होगी वैसा ही तो हमारा रहन सहन का स्तर होगा। अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मेरा रहन सहन का स्तर भी अलग होगा। मैं उस तरीके की सोसाइटी में रहना पसंद करूंगी जहां पर हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं, लेकिन अगर मेरी इनकम कम है तो क्या मैं हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रह सकती हूँ? नहीं रह सकती, क्योंकि वहां पर खर्चे ज्यादा है। वहां पर अगर मान लीजिए मैं रेंट में हूं तो रेंट भी ज्यादा जाएगा उस जगह का, मेंटेनेंस ज्यादा जाएगी उस जगह की, है ना।
तो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार ही हमको हमेशा बजट बनाना चाहिए। इसके अलावा जो आवश्यकताएं क्या होती हैं, नीड्स क्या होती हैं भाई, आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो सबसे प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो है भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, सबको पता है। तो उस पे पहले हमें खर्चे अपने देखने चाहिए कि पहले ये आवश्यकताएं मेरी पूरी हो जाए, बाकी सब बाद में। जब भी हम बजट बनाते हैं तो हमेशा हमें आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखना चाहिए, हमेशा। ठीक है, बजट है ही क्या, आय व्यय का संतुलन है ना। मेरी आय हो गई, मेरी आय आ गई, मेरे पास मेरी इनकम आ गई और मैंने खर्चे भी कर लिए, फिर उसमें मैंने बचाया क्या अपने आकस्मिक कार्यों के लिए। आकस्मिक कार्य कुछ भी हो सकता है, कोई शादी हो सकती है किसी की, या मान लो मुझे कुछ एजुकेशन के लिए कुछ मुझे फॉर्म भरना है, या आज मेरे को कोई क्लास लेनी है, कोई कोचिंग लेनी है, कुछ भी हो सकता है। या कोई बीमार हो गया है, कोई ज़रूरी थोड़े है कि भविष्य में कोई समस्या आ जाए तो वही आकस्मिक खर्चा है। आकस्मिक खर्चा तो आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। किसी की फ्रेंड की शादी अचानक से तय हो गई तो भैया उसमें अच्छे से हमें, या मेरे घर में मेरी बहन की, मेरे भाई की शादी तय हो गई तो एकदम अचानक से खर्चा आ जाएगा। तो उसके लिए हमेशा आपके बजट में बचत का प्रावधान होना चाहिए, मतलब आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। आपको ऐसे बजट बनाना है कि आपकी जो इनकम है उससे आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, आपके खर्चे हो जाएं और आपके पास कुछ बच भी जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए परिजनों को प्रेरित करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि केवल एक ही पर्सन कमा रहा है, बाकी 4 अच्छे खासे हैं, कमाने के लायक हैं, लेकिन वो नहीं कमा रहे, वो बैठे पड़े हैं हाथ पे हाथ रख के। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि भाई जितने सदस्य होंगे उतना ही खर्चा होगा। तो अगर फादर कमा रहे हैं तो मदर भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। जैसे बहुत सी गृहिणियां अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, है ना, उसको सेल कर सकती हैं, या और भी ट्यूशन्स पढ़ा सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपने परिवार की आय में क्या कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं, परिवार की आय को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए हमेशा अपने घर के सदस्यों को, परिजनों को प्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, परिवार अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट क्या है, परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। वही बात कि हम कोई भी फालतू फिजूल खर्ची ना करें। फालतू फिजूल खर्ची से मतलब है कि ज़रूरत नहीं है तब भी उसको फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमारा अगर आज चल जा रहा है तो हमें उसी में खुश रहना चाहिए, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। आप सब समझ रहे होंगे इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए भाई, नियंत्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, तो ये सभी जो विवरण हमने दिया, जो भी मैंने आपको उद्देश्य बताए, वो क्या स्पष्ट कर रहे हैं, वो पारिवारिक बजट का अर्थ और उसकी मूल उद्देश्य बिल्कुल आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि पारिवारिक बजट आपको क्या क्या ध्यान में रख के बनाना है। पारिवारिक बजट आपको अपने स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाना है, परिवार के सदस्यों को ध्यान में रखते हुए बनाना है बजट, है ना। उद्देश्य है आपके पास खर्चों का ब्यौरा मिल जाएगा, आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा आपके खर्चों का। अनावश्यक खर्च से आप बच सकते हैं जब आप बजट बना लेंगे, तो आपके पास पूरा एक ब्यौरा होगा कि भाई इतना मेरी सैलरी है 30,000, तो इतना तो मेरा खाने में और पढ़ाई में लिखाई में खर्च होना ही होना है, तो मेरा यही बच रहा है। अगर उस बचत में आपको लगता है कि आप अपनी कोई विलासितापूर्ण आवश्यकता पूरी कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मत करिए। वो बचत अपनी सेविंग्स अपनी आकस्मिक समस्याओं के लिए या आकस्मिक कोई भी जरूरत के लिए बचा करके रखनी चाहिए। तो ये सब पारिवारिक बजट के मुख्य उद्देश्य हैं। अतः प्रत्येक गृहिणी को पारिवारिक आय व्यय को बजट अवश्य बनाना चाहिए, उसी के अनुसार उसको व्यय और बचत को नियमित करना चाहिए। व्यय क्या होता है, व्यय होता है खर्चा, और बचत क्या होती है, सेविंग्स। ठीक है, मेरी इनकम आएगी तो उसको मैं खर्च तो करूंगी ना, भले ही मैं विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा ना करूं, लेकिन जो मेरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मेरी जरूरत है, मूलभूत बेसिक नीड्स हैं, हर आदमी, हर तबके का आदमी, हर वर्ग का आदमी, चाहे वो उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, भोजन पर खर्च करता ही करता है ना। फूड्स तो खर्च करेगा ना, राशन तो हर महीने भरवाएगा ना हर एक आदमी, कपड़ा तो हर एक आदमी पहनेगा ना, बिल्कुल पहनेगा, और मकान भी हर आदमी रहेगा, चाहे फिर वो किराए के मकान पे रहे, चाहे फिर वो अपना मकान बना करके रहे। ठीक है, तो ये तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं जो हर वर्ग का आदमी करता ही करता है। और हर वर्ग की महिला को क्या चाहिए कि उसको बजट बनाना जरूरी है, जिससे वो क्या कर सके, अपने खर्चों को नियमित कर सके और बचत भी कर सके, सेविंग्स भी कर सके।
एम आई क्लियर? इतना सबको क्लियर है? पारिवारिक बजट क्या है? हमने पारिवारिक बजट की बात कर ली। पारिवारिक बजट आय व्यय का संतुलन है। पारिवारिक बजट आय व्यय का ब्यौरा मिल जाता है हमें। पारिवारिक बजट हमारे आय व्यय का एक प्रपत्र है जो कि हमें पारिवारिक बजट बताता है। ठीक है, आय व्यय का संतुलन, आय व्यय का ब्यौरा। आगे देखते हैं, पारिवारिक बजट के अब सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स। हर एक टॉपिक, हर एक चीज आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देती है और कुछ उसके सिद्धांत भी होते हैं। उस सिद्धांतों को हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम जो है अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। तो बजट, पारिवारिक बजट बनाने के भी आपके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को फॉलो करते हुए ही पारिवारिक बजट बनाना चाहिए। क्लियर है? क्यों? ताकि हमारा बजट सफल हो सके, हमारी जो भी इनकम आ रही है वो हम सही जगह खर्च कर सकें और बचत भी कर सकें। इसलिए हमें इन सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला सिद्धांत क्या है आपके? कुल आय का ज्ञान। आपकी कितनी इनकम है, आपकी कितनी इनकम है, किस किस सोर्स से आपकी इनकम है। मान लीजिए आपके पापा की सैलरी भी आती है, आपने मकान भी किराए पर दे हुआ है तो आपके पास किराया भी आ रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए पापड़ अचार वगैरह बना के बेचते हो या कुछ भी अपना खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो, तो वो भी तो इनकम ही है ना। आपके पास सोर्सेस ऑफ इनकम कितने हैं, कितनी इनकम आपके पास आ रही है एक महीने में, तो उसका पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई इस सोर्स से मेरी इनकम आती है, इतनी टोटल मेरी इनकम है महीने की। तो पहला सिद्धांत क्या है? कुल आय का ज्ञान होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर ऐसे दे सकता है, पारिवारिक बजट के सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शंस में 3 होंगे, चौथा नहीं होगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये आप पढ़िए। ठीक है, पारिवारिक बजट के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है कुल आय का आपको आपकी ज्ञान होना चाहिए, टोटल आपको आपकी नॉलेज होनी चाहिए आपकी इनकम का। दूसरा, मूल आवश्यकताओं की जानकारी। वही चीज कि आपको आपकी पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, जो आज आपकी रिक्वायरमेंट आज है, पहले आपको उसको पूरा करना चाहिए, ना कि आपको फ्यूचर्स की रिक्वायरमेंट पूरे करने में लग जाना चाहिए। आपकी बेसिक नीड आज की जो है, मूल आवश्यकताएं जो हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो मूल आवश्यकताओं की आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई मेरी बेसिक नीड्स, मेरी प्राइमरी नीड्स क्या हैं, पहले मैं उन्हें पूरा करूं। उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा आपको बजट बनाना चाहिए, ना कि आप भविष्य को देख करके बजट बनाएंगे। ठीक है, बचत की व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए आपके बजट में, चाहे कितनी भी इनकम हो आपकी। ठीक है, कम हो, ज्यादा हो, मध्यम हो, कैसी भी इनकम हो, आपको हमेशा बचत का प्रावधान होना चाहिए, बचत की व्यवस्था होनी चाहिए उस बजट में। हम महीने का बजट बना रहे हैं, मेरी जितनी भी सैलरी है, मेरे खर्चों के बाद मेरे पास पैसा बचना चाहिए, तो बचत की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत जरूर होना चाहिए। लचीला होना चाहिए बजट आपका। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए? कभी भी हमें अगर कुछ चेंजेस करने पड़ जाएं या आकस्मिक चेंजेस आ जाएं तो इजीली मेरे बजट में हम चेंजेस कर सकें। इसके लिए बजट हमेशा आपको कैसा बनाना चाहिए? लचीला बनाना चाहिए। लचीला मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हमें करना पड़ जाए हमारे बजट में तो हम कर सकें। आपने ये नहीं कि फिक्स कर दिया, नहीं मुझे 1000 रुपए ही खर्च करने हैं तो 1000 रुपए ही खर्च करने हैं अपने कपड़ों पर। अगर मान लीजिए 1200 का ड्रेस आ गया, 1500 का ड्रेस आ गया, तो ठीक है, थोड़ा 200-500 का हम लचीला बजट बना करके चल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपका बजट कैसा होना चाहिए, लचीला। ये बजट का सिद्धांत है कि मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, बचत का प्रावधान होना चाहिए, आपको आपकी आय का ज्ञान होना चाहिए, आपका बजट लचीला होना चाहिए। 5th पॉइंट, आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, वही बात बजट की बचत वाली ही बात आ रही है। 2 ही पॉइंट सेम जैसे हैं लेकिन अलग अलग लिखे हुए हैं कि जो भी हम बजट बनाएंगे उसमें मेरी आने वाली कोई भी आकस्मिक समस्या बताकर तो आती नहीं है कोई भी प्रॉब्लम, तो उसका भी व्यवस्था होनी चाहिए कि बाय चांस मान लीजिए आकस्मिक आवश्यकता कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो बुरी ही हो, वो अच्छी भी हो सकती है। मैंने बताया ना, किसी की शादी हो गई, अचानक से शादी तय हो गई, या किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, या अचानक कहीं से आपको जो है कुछ और खर्चे कि अरे आज फ्रेंड्स कहना चलो यार आज नैनीताल घूमने चल देते हैं, तो चलो अब मना तो नहीं कर सकते, कब तक मना करेंगे, फिर फ्रेंड्स भी कहेंगे ये तो कहीं जाती ही नहीं है ना, तो चलो हाँ भाई हमारा भी मन करता है घूमने का। तो ये आकस्मिक खर्चे होते हैं, या कोई बीमार हो गया, या कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, या हम ही बीमार हो गए, तो आकस्मिक
आवश्यकता तो आपकी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, हमेशा नेगेटिव थोड़ी होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो उसके लिए भी आपके बजट में व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यवस्था, जो बजट है उसके क्या क्या आपने सिद्धांत पढ़े पारिवारिक बजट के, कि भाई सबसे पहली बात, हमारे को हमारी पूरी आय की जानकारी होनी चाहिए, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पहले पूरी होनी चाहिए, बाद में अदर आवश्यकताएं, बाद में अदर नीड्स की हम बात करेंगे, ठीक है। बचत की व्यवस्था होनी चाहिए मेरे बजट में, जो भी मैं बजट बनाऊंगी उसमें मेरे बचत की व्यवस्था होनी चाहिए। बजट जो भी मैं बनाऊंगी हमेशा वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए उसमें हमेशा व्यवस्था होनी चाहिए मेरे बजट में। नेक्स्ट क्या है, बजट का निरीक्षण और विश्लेषण आपको करते रहना चाहिए। आपने जो भी बजट बना लिया है उसको एनालाइज करते रहना चाहिए। वही चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि मुझे मेरी इनकम और खर्चों को एनालाइज करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, उसको कंट्रोल करते रहना चाहिए, नियंत्रित भी करते रहना चाहिए, उसका निरीक्षण भी करते रहना चाहिए, उसका विश्लेषण भी करते रहना चाहिए, ठीक है। और मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में होना चाहिए। अब ये लाइन क्या आपको एक्सप्लेन करती है, चलिए मैं बताती हूं आपको क्या कहती है ये लाइन। पारिवारिक बजट मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही तैयार करना चाहिए। क्यों? इसका क्या कारण है कि प्रत्येक माह में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो वर्ष के प्रत्येक माह में समान रूप से नहीं होते। क्या आपका हर महीना सेम ही खर्चा होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। किसी महीने आपके खर्चे कम होते हैं तो किसी महीने खर्चे ज्यादा होते हैं, किसी माह में हमारे कम खर्चे होते हैं तो किसी माह में हमारे अधिक खर्चे होते हैं। इसके अतिरिक्त ये बात भी सत्य है कि वर्ष के प्रत्येक माह में परिवार की आय भी समान नहीं होती है ना। अब मान लीजिए जो सैलरी जिसकी बंधी हुई है उसकी बात तो अलग है, लेकिन जिनको किराया मिलता है, पता चला एक दिन मकान किराएदार ने बोल दिया इस बार नहीं किराया दे पाएंगे, 2 महीने का इकट्ठा ले लेना या 3 महीने का इकट्ठा ले लेना, तो लो 1 महीने तो पैसा ही नहीं आया या 2 महीने तो पैसा ही नहीं आया। जिनकी सैलरी फिक्स है उनकी बात अलग है ना, लेकिन जिनकी, हर किसी की सैलरी तो फिक्स नहीं है ना। कोई मजदूरी करने गया, आज उसे मजदूरी करने के लिए ही नहीं मिली, वो डेली 200 रुपये 500 रुपये कमा के लाया था, उस दिन वो खाली हाथ घर में आया, तो क्या हुआ? खाली हाथ घर में आया तो फिर कैसे घर में उसके काम चलेगा? तो यही बात वो बोल रहा है, आपका जो 7th पॉइंट है कि वर्ष के प्रत्येक माह में परिवार की आय आपकी समान नहीं रहती है, ठीक है, एक जैसी नहीं रहती है, ऊपर नीचे हो सकती है। उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं जिनको सैलरी हर महीने मिलती है, ठीक है, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आय व्यय संबंधी इस अंतर के कारण ही कह सकते हैं कि जो पारिवारिक मासिक बजट आप बनाते हैं, देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि बजट सबसे बेस्ट कौन सा है, वो तो बजट के प्रकार की बात अलग हो गई, लेकिन बजट हम कैसे बना सकते हैं? कुछ लोग दैनिक बजट बनाते हैं, कुछ लोग साप्ताहिक बजट बनाते हैं, मतलब हर दिन आदमी बजट बनाता है, एक दिन का बजट बनाता है। कुछ लोग आपके वीकली बजट बनाते हैं कि मेरा 1 हफ्ते में कितना खर्चा होगा, लेकिन नॉर्मली हर परिवार में आपके मासिक बजट बनता है। कौन सा बजट बनता है? मासिक बजट। महीने में जो सैलरी आती है तो मैं 30 दिन का या 31 दिन का, हम नॉर्मली हर फैमिली में बजट बनता है कि भाई मेरा महीने में इतना खर्चा है ना। वही बजट आपके कॉस्ट कैसा होता है? वो बजट आपके बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल उपयुक्त होता है। क्लियर है? तो पारिवारिक मासिक बजट वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही आपके तैयार करना चाहिए। जो भी बजट आप मासिक बना रहे हैं वो ऐसे बनाइए कि आपको ये पता हो, जिनकी सैलरी फिक्स है उनकी बात नहीं हो रही है, जिनकी सैलरी फिक्स नहीं है यहाँ पर उनके लिए है ये बात कि भाई हो सकता है कि मेरी अगले महीने मुझे किराया ना दे किराएदार, तो मुझे ऐसे बजट बनाना है कि अपने पूरे साल को ध्यान में रखते हुए बनाना है ना। हो सकता है कि दिवाली के टाइम पर उनके खुद के खर्चे होते हैं तो वो भैया हमें किराया ना दे, है ना। इस चीज़ों को आपको समझ रहे होंगे आप, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो ये 7th पॉइंट आपका बोलता है कि मासिक बजट का निर्माण आपको हमेशा अपने वार्षिक बजट को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि आपके पास होनी चाहिए और आपको उसको ध्यान में रख के बजट बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पारिवारिक बजट के सिद्धांत क्या क्या हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं। एक बार फटाफट से हम लोग पारिवारिक बजट के सिद्धांतों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, उद्देश्य से भी बनेंगे, यहाँ से भी बनेंगे। तो सिद्धांत क्या है कि भाई आपके पास आपकी कुल इनकम की जानकारी हो। दूसरी चीज, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पहले पूरी होनी चाहिए। बचत का उसमें जो है आपकी व्यवस्था होनी चाहिए सेविंग्स की, ठीक है। आपका बजट हमेशा लचीला होना चाहिए। आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए उसमें जगह होनी चाहिए आपके बजट में। बजट का आपको निरीक्षण करते रहना चाहिए, उसका विश्लेषण करते रहना चाहिए, उसको एनालाइज करते रहना चाहिए, उसको चेक करते रहना चाहिए, ठीक है।
मासिक बजट आप हमेशा बनाएंगे कैसे? अपनी वार्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए। वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे, क्योंकि भाई जिनकी इनकम फिक्स है, हर महीने सैलरी उनके अकाउंट में आ जानी है, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर उनकी भी बात हो रही है जिनकी हर महीने सैलरी फिक्स नहीं है, जो मान लीजिए मकान के किराए पर ही निर्भर है या दुकान है। अब किसी महीने दुकान बहुत अच्छी चल गई है ना, जैसे ये लोग होते हैं जिनकी शॉप्स होती हैं, जिसका एसी वगैरह का काम होता है, एसी का रिपेयरिंग है या फ्रिज की रिपेयरिंग है, तो इनका काम गर्मियों में बहुत बेस्ट चलता है। इन शॉपकीपर्स का काम है ना, इनका काम जाड़ों में उतना बढ़िया नहीं चलता, विंटर्स में बढ़िया नहीं चलता, लेकिन गर्मियों में सब एसी चलाते हैं, बहुत अच्छे से रिपेयरिंग करवाते हैं, फ्रिज की हो गई, एसी की हो गई, कूलर की हो गई। तो ये क्या है, ये आपका वार्षिक बजट ही तो बता रहा है आपका कि भाई मेरे इन 6 महीने में तो मेरी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी, इन 6 महीने में मेरी दुकान उतनी बढ़िया नहीं चलेगी। ये जो पॉइंट है ये उसी को क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो आपको अपना मासिक बजट हमेशा अपने एनुअल बजट को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे बजट के प्रकार की। अब बजट के हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकार पढ़ेंगे। बजट आपके मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं स्टूडेंट्स। जो मुख्य मेन बजट होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो? पहला है आपके घाटे का बजट, दूसरा है बचत का बजट और तीसरा है आपके संतुलित बजट। घाटे का बजट क्या है? बहुत सरल है ये बातें, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए और समझ में आती भी हैं। तो घाटे का बजट क्या है? घाटे का बजट देख लीजिए क्या है। ये बता रहा है इनकम तो मेरी कम है और मेरे खर्चे क्या हैं, ज्यादा हैं। ये तराजू में मेरा जो पड़ला है रखे हैं तराजू में, ठीक है, एक तरफ तराजू में मेरी इनकम रखी है, एक तरफ मेरे खर्चे रखे हैं। मेरे खर्चे तो ज्यादा हैं और मेरी इनकम क्या है, कम है। मेरी इनकम है 1000 रुपए, ठीक है, मेरे खर्चे हैं 1200 रुपए, तो मैं 200 रुपए माइनस में चल रही हूं ना। इसके लिए मैं किसी से उधार लूंगी या मैं कुछ भी करके उधारी पे करूंगी फिर अपना काम। तो ये कैसा बजट है? ये तो घाटे का बजट है, ये तो नुकसान वाला बजट है। हमेशा हमें किस बजट से बचना चाहिए, ये प्रश्न है, बनता है। किस बजट से बचना चाहिए? तो घाटे के बजट से बचना चाहिए, है ना, जहां पर हमें उधार लेना पड़ जाए किसी व्यक्ति से, तो ऐसे बजट से हमें बचना चाहिए। तो पहला बजट आपने क्या देखा? घाटे का बजट, ठीक है, जो कि अच्छा बजट नहीं माना जाता। हमेशा हमें घाटे के बजट से बचना चाहिए। दूसरा बजट है आपके, जो दूसरा प्रकार है वो आपके बचत का बजट, जो कि सबसे बेस्ट, सबसे आदर्श बजट की संज्ञा दी जाती है इसे। सर्वोत्तम बजट की संज्ञा दी जाती है इसे। आदर्श बजट को किस नाम से जानते हैं? आदर्श बजट को बचत के बजट से जानते हैं। सर्वोत्तम बजट कौन सा है निम्न में से? तो आप बताएंगे सर्वोत्तम बजट, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम बजट, सबसे एक्सीलेंट बजट कौन सा है? तो वो बचत का बजट है। ये सब प्रश्न आपसे एग्जाम में बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि आप संतुलित बजट को बताने लग जाएं कि संतुलित बजट जो है वो आदर्श बजट है। ऐसा नहीं है, आदर्श बजट बचत का ही बजट बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, देखिए यहाँ तराजू आपको दिख रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया इमेजेस में ढूंढ के लगाती हूँ ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। क्या है भाई तराजू में? हमारा पड़ला किसका भारी है? मेरी इनकम का पड़ला भारी है। तराजू आप क्यों रखते हैं? 2 चीजों को तोलने के लिए तो रखते हैं। 2 चीजों को हम तोलते हैं तभी तो हम तराजू का यूज करते हैं। तो मेरी इनकम ज्यादा है, मेरे खर्चे कम है, इसका मतलब मैं बचत कर पा रही हूँ, है ना। मेरी इनकम जितनी आ रही है उससे मेरे खर्चे हो जा रहे हैं, मेरी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जा रही हैं और मेरा बचत भी हो जा रही है। तो ऐसा बजट आपके सर्वोत्तम बजट या आदर्श बजट की संज्ञा इस बजट को दी जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं निम्नलिखित में से कौन सा बजट, ये 3 ऑप्शन है आपके सामने, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट बोलते हैं। निम्न में से किस बजट को आपके सर्वोत्तम पारिवारिक बजट बोलते हैं? आप आंसर बताइए, किसे बोलेंगे? 3 ऑप्शन है आपके सामने, ये लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आंसर कीजिए मेरे क्वेश्चन का सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस बजट को सर्वोत्तम पारिवारिक बजट बोलते हैं या सर्वोत्तम पारिवारिक बजट कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बचत के बजट को, ठीक है। तीसरा क्या है आपके? संतुलित बजट। संतुलित बजट को आपके काम चलाऊ बजट बोलते हैं। ये लाइन लिखी हुई है, संतुलित बजट को हम काम चलाऊ बजट बोलते हैं। तो भाई हमारा जीवन काम चलाऊ बजट से थोड़ी चल जाएगा,
काम चलाऊ बजट है, बस मेरा काम हो गया, ना तो मैं खर्चे में, ना तो मैंने किसी से उधार लिया, ठीक है, ना तो मुझे इसमें उधार लेना पड़ा और ना मेरी बचत हुई, तो ये काम चलाऊ बजट है। इसमें क्या है, देखिए दोनों तरफ आपका बैलेंस है, तराजू में आपके बैलेंस सिचुएशन है। जितनी इनकम थी उतने खर्चे हो गए, मैं खुश हो गई, मैंने जितनी इनकम आई मैंने सारा खर्च कर दिया, ना तो मुझे किसी से उधार लेना पड़ा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, मैं घाटे में नहीं गई, और ना ही मैंने बचत करी, मतलब मैंने अच्छा काम भी नहीं किया। तो ये कैसा बजट है, ये संतुलित बजट है। किस बजट को, निम्नलिखित में से किस बजट को काम चलाऊ बजट के नाम से जानते हैं? आंसर करिए फटाफट से, ऑप्शंस हैं 3 आपके सामने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बताइए निम्नलिखित में से किस बजट को हम काम चलाऊ बजट के नाम से जानते हैं? तो आप क्या आंसर करेंगे? संतुलित बजट को किससे जानते हैं हम? संतुलित बजट को, बैलेंस्ड बजट को हम काम चलाऊ बजट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा काम हो गया, ना तो मुझे किसी से उधार लेना पड़ा, ठीक है, और ना मैंने बचत करी। दोनों तरफ सिचुएशन कैसी हो गई? बैलेंस हो गई। जितनी मेरी इनकम आ रही थी उतना ही मैंने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, ठीक है, और मेरी जरूरतें पूरी हो गई। तो ऐसे बजट को हम संतुलित बजट बोलते हैं। तो मुख्य जो आपके बजट होते हैं स्टूडेंट, वो 3 प्रकार के ही होते हैं, घाटे का बजट, बचत का बजट और संतुलित बजट। हमें किस बजट से बचना चाहिए? तो घाटे के बजट से हमेशा बचना चाहिए, लॉस वाले बजट से हमेशा बचना चाहिए, जहां पर मेरे को किसी से उधार लेना पड़ जाए, मैं माइनस में चल रही हूं, तो ऐसे बजट से मुझे हमेशा बचना चाहिए। किस बजट को आपके पारिवारिक सर्वोत्तम बजट या आदर्श बजट की संज्ञा दी जाती है? तो बचत के बजट को आदर्श बजट, सर्वोत्तम बजट की संज्ञा दी जाती है, या इन्हें सर्वोत्तम बजट, आदर्श बजट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे जो सैलरी आ रही थी उससे मेरे खर्चे पूरे होने के बाद भी मेरे पास पैसा बच रहा है, मतलब मैं बचत कर पा रही हूं, और बचत बहुत जरूरी है आकस्मिक समस्याओं के लिए या आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, मैं बचत कर पा रही हूं, ठीक है। वह कौन सा बजट है जो कि हमारे काम चलाऊ बजट है, कि बस मेरा काम हो गया, मुझे ना तो उधार लेना पड़ा और ना ही मुझे बचत करने का कोई मौका मिला, तो ऐसे बजट को हम बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो गई, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना ही मुझे उधार लेने की जरूरत पड़ी और ना ही मैंने मेरे मतलब सैलरी से मैं बचत कर पाई, तो ऐसे बजट को हम बैलेंस्ड बजट या संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? मेरे 1000 रुपए आए थे और 1000 ही खर्च हो गए और मैं खुश हो गई, ठीक। इसके अलावा आपके कुछ अन्य बजट भी होते हैं, हालांकि इन अन्य बजट से कभी आपसे प्रश्न पूछते तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जान लेना चाहिए। जिसमें अन्य बजट में आपके आता है, एक आता है पूर्ण बजट, इसको आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कंप्लीट बजट। क्या बोलेंगे? कंप्लीट बजट। ये कैसा होता है? कंप्लीट बजट क्या होता है? ये बजट ये कहता है कि आपको जितने भी आपके खर्चे हैं, जितने भी, ठीक है, आप आज 5 रुपए का पेन भी लेने गए हैं, आपने उस 5 रुपए के पेन को भी लिखा कि मैं आज 5 रुपए का पेन लाई, ठीक है, आपने 39 रुपए की सब्जी ली, ठीक है, आप लिखेंगे 39 रुपए की मैंने सब्जी ली। तो पूर्ण बजट मतलब जहां पर आप हर एक खर्चे को अपने बजट में लिखते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े खर्चे को आप अपने बजट में लिखते हैं, ऐसे बजट को हम कंप्लीट बजट के नाम से जानते हैं, ठीक, समझ में आ गई। एक और टाइप है पार्शियली कंप्लीट, इसको आंशिक बजट के नाम से जानते हैं। आंशिक बजट, पार्शियली कंप्लीट बजट है ना, या पार्शियली बजट बोल सकते हैं आप इसे। मोटे मोटे तौर पर मैंने क्या कर लिया, मोटे मोटे तौर पर मैंने अपने खर्चों को लिख लिया अनुमानित, कि हाँ मैं 1000 रुपए लेके गई थी और मैंने देखा नहीं कितने बजे, मैंने देखा हाँ 100 रुपए कुछ समथिंग बचे हैं, तो मैंने लिख दिया हाँ 1000 रुपए लेके गई थी, 800 खर्च हो गए, 200 बचे हैं। भले ही बचे मेरे कितने हैं, 169 बचे हैं, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, मेरे 200 रुपए बचे हैं और 200 रुपए समथिंग बच गया, 800 रुपए का खर्चा हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ भी, मतलब आंशिक बजट, जहां पर आप मोटे मोटे खर्चों का बजट बना लेते हैं, हर एक चीज का बजट नहीं बनाते, हर एक छोटी से छोटी चीज को नहीं लिखते। तो मोटा मोटा खर्चा लिख लिया कि राशन पे मेरा इस महीने
5,000 खर्च हो ही जाएगा या 3,000 खर्च हो ही जाएगा मेरा राशन पे, भले ही मेरा 3.5 खर्च हो रहा है, भले ही मेरा 3200 खर्च हो रहा है, भले ही मेरा 2800 खर्च हो रहा है, लेकिन मैंने लिख लिया मोटा मोटा बजट बना के कि 3,000 तो फिक्स है या 3500 तो फिक्स है, इतना खर्चा हो ही जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम आंशिक बजट। ठीक है, मोटा मोटा मैंने बजट बना लिया। नेक्स्ट होता है आपके स्टूडेंट्स एवरेज बजट, जिसे आप औसत बजट भी बोलते हैं। तो यहां पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि वह कौन सा बजट है जो किसी जाति, किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष धर्म को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल्स हो सकता है आपकी गर्ल्स हॉस्टल है, मान लीजिए गर्ल्स हॉस्टल है, फॉर एग्जांपल गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां हैं 50, तो एक वो क्या खर्चा लगा लिया जाएगा अनुमानित कि भाई 50 लड़कियां हैं, इतना अनुमानित जो है खर्चा हो जाएगा आज, मतलब इतना इनमें जो है भोजन में खर्चा हो जाएगा। तो इसको हम एवरेज बजट बोलेंगे, औसत बजट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने किसी विशेष वर्ग मैंने क्या देख लिया, गर्ल्स हॉस्टल देख ली, लड़कियां देख ली कि 50 लड़कियां हैं, तो 50 लड़कियों में भाई हमारा मान लो एक महीने में 15,000 या 20,000 का राशन या 15,000 का राशन लग जाएगा। 50 लड़कियां हैं तो एक महीने में इतना खर्चा तो हो ही जाएगा। तो ये मैंने एक औसत बजट बना लिया, एक एवरेज बजट बना लिया। किसी भी विशेष जाति, वर्ग या धर्म को ध्यान में रखते हुए जो बजट बनाया जाता है उसे हम एवरेज बजट के नाम से जानते हैं, औसत बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? और एक बजट और होता है आपके प्रमाणित बजट। कौन सा होता है? प्रमाणित बजट। प्रमाणित बजट क्या है भाई? इसको क्या बोलेंगे? इसमें हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक रूपरेखा अपने पास तैयार कर लेते हैं। एक प्रिडिक्टेबल बजट बोल सकते हैं आपने कि एक प्रिडिक्ट कर लिया, प्रमाणित कर लिया कि हाँ भाई इतना खर्चा मेरा इस महीने है, सैलरी तो आ रही है 30,000 लेकिन लगभग मेरी यार 28,000 29,000 रुपये खर्च हो ही जाएंगे इतना, तो इसको हम बोलते हैं प्रमाणित बजट। ठीक है, एक आपने रूपरेखा अपने दिमाग में तैयार कर रखी है या आपने कहीं पर भी लिख रखा है कि इतना मेरा बजट हो। सब लगभग सब सेम ही होते हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं इनमें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको जो परेशान करे। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी चीजें हैं, इन्हें हम बोलते हैं बजट के प्रकार। मुख्यतः आपसे बजट के इन प्रकार से प्रश्न बनते हैं, घाटे के बजट से, बचत के बजट से और संतुलित बजट से, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा दिया और उन्हें भी करा दिया। अगर आपसे पूछे हम छोटे से छोटा खर्चा, बड़े से बड़ा खर्चा हम किस बजट में लिखते हैं, तो आप बता देंगे भाई पूर्ण बजट होता है, उसे हम कंप्लीट बजट बोलते हैं। मतलब हमने जितना भी खर्चा किया एक महीने में कंप्लीट हमने उसमें लिखा, चाहे हम 2 रुपए की चीज भी लेकर के आए तो हमने 2 रुपए की, 5 रुपए की चीज भी लेकर आए तो हम 5 रुपए की चीज भी उसमें लिखेंगे, उसको हम पूर्ण बजट बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछिए मोटे मोटे तौर पर या ऊपर सरसरी नजर से आपने एक बजट बना लिया तो उसको आप क्या बोलेंगे? आंशिक बजट बोलेंगे। मोटे मोटे खर्चे आपने केवल बजट में लिखे और छोटे से छोटे खर्चों को आपने इग्नोर मार दिया, तो वो कौन सा बजट है? तो वो आप बता देंगे वो भाई आंशिक बजट है। कौन सा बजट है? आंशिक बजट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म के लिए जो बजट बनाया जाता है वो कौन सा बजट होता है, तो आप बता देंगे वो औसत बजट होता है ना, एवरेज है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिया गर्ल्स हॉस्टल। हमें पता है गर्ल्स हॉस्टल में मेरे 50 लड़कियां, मान लीजिए किसी ने अपने घर में हॉस्टल बना रखा है ना, और वो उनके घर में 50 लड़कियां हॉस्टल में उसमें रह रही हैं और वो उनको खाना भी बना के देती हैं। होता है ना, लड़कियां बाहर जाकर रहती हैं तो वही वो खाना ना भी बना के देती है, तो वो अपने घर में बजट बना रही हैं कि एक महीने में मेरे 15,000 रुपए जो है ये खर्च हो जाएंगे लड़कियों के खाने पीने पर। तो ऐसा बजट हमारे औसत बजट है, जो किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लिए जो बनाया जाता है वो औसत बजट है। प्रमाणित बजट क्या हो गया कि मैंने प्रिडिक्ट कर लिया है, मैंने अपना एक रूपरेखा बना ली है, उसे हम प्रमाणित बजट बोलते हैं कि भाई इस महीने मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, तो ऐसे बजट को हम प्रमाणित बजट के नाम से जानते हैं। क्लियर? एम आई क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब कोई एक आध बचा हो तो बता देना, बता दूंगी मैं आगे कभी जब क्वेश्चंस कराऊंगी होम मैनेजमेंट के, फिर हम रिवीजन करेंगे तब देख लेंगे कोई अगर बचा हो तो। फिलहाल अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम बजट में, प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजिल का जो सिद्धांत है इसे लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। ये सब आप लिख लीजिए, अभी लास्ट टीजीटी में डायरेक्ट ये चीज पूछी गई थी, डायरेक्ट, कि भाई उपभोग का नियम किसने दिया है। तो लॉ ऑफ कंजम्पशन, उपभोग का नियम आपके प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजिल ने 1857 में दिया है ना, 1857 ही है क्योंकि मैंने बुक्स में तो पढ़ा है 10th क्लास के 1857 ही दिया है। फिलहाल आप भी चेक कर लीजिएगा। तो आपके प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजिल ने जो है बजट के लिए आपके बजट बनाने के लिए आपके इनकम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे आपके पारिवारिक बजट का सिद्धांत भी बोला जाता है।
अर्नेस्ट एंजल के उपभोग के सिद्धांत को पारिवारिक बजट के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शंस हो और पूछ ले निम्नलिखित में से किसने पारिवारिक बजट का सिद्धांत दिया, तो आप बोलेंगे बजट की बात तो प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल ने की है। ठीक है, पारिवारिक बजट का सिद्धांत अर्नेस्ट एंजल ने दिया है। इनके सिद्धांत को लॉ ऑफ कंजम्पशन, उपभोग के नियम, उपभोग के सिद्धांत से भी जाना जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया है, अर्नेस्ट एंजल ने, इन्होंने बताया है, इन्होंने जितनी भी इनकम आती है उसका कितना परसेंटेज इन्होंने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया कि भाई समाज में 3 तरीके के लोग रहते हैं, और बिल्कुल रहते हैं। एक निम्न वर्ग रहता है, एक मध्यम वर्ग रहता है, एक उच्च वर्ग रहता है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक निम्न वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है, एक धनी वर्ग है, उच्च वर्ग है। तो ये कहते हैं प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल कि जितनी भी इनकम आती है उसका कितना कितना परसेंटेज व्यक्ति अपना या जो वर्ग है वो किस किस मद पर खर्च करता है। व्यय की मदें हैं, व्यय की मदें मतलब खर्चों के कुछ इन्होंने टाइप्स बताए कि भाई आदमी किस किस पे खर्च करता है। तो आदमी भोजन पे खर्च करता है, वस्त्र पे खर्च करता है, मकान पे खर्च करता है, ईंधन आपके कुछ भी हो सकता है ना, आपका ईंधन जिसपे आप खाना बना रहे हो या आप लाइट्स वगैरह यूज कर रहे हो, ईंधन, बिजली, मकान, ईंधन, और शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पे जो है व्यक्ति खर्च करता है। तो व्यय की कितनी मदें हैं, मतलब खर्चों की कितनी बातें बताई या टाइप्स ऑफ खर्चे कितने बताए इन्होंने, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इन्होंने टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर 5 बताए हैं। व्यय की मदें 5 बताई हैं प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल के अनुसार। व्यय की 5 मदें हैं। कोई भी वर्ग, समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो धनी वर्ग हो, इन 5 मदों पे तो खर्चा करता ही करता है। वो 5 मदें कौन सी हैं खर्चे की? भोजन है, वस्त्र है, मकान है, बिजली या ईंधन बोलेंगे आप इसको, और लास्ट है शिक्षा, मनोरंजन एवं स्वास्थ्य। इसको एक साथ इन्होंने बोला है। तो कितनी मदें हैं आपके? 5 मदें हैं। और ये क्या कहते हैं, समाज में 3 वर्ग हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, धनी वर्ग। इन्होंने समाज के लोगों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो परसेंटेज है भोजन पे खर्च करने वाला, वो देखिए निम्न वर्ग का ज्यादा है। ठीक है, निम्न वर्ग का जो है वो, अगर उसकी हम कितना मानते हैं, सैलरी 100% है ना, 100% सैलरी है, तो उसका 60% तो निम्न वर्ग बेचारा अपने भोजन पर ही खर्च कर दे रहा है। कितना खर्च कर दे रहा है? 60% उसकी सैलरी का, 100% सैलरी है उसका 60%, जितनी भी उसकी सैलरी है उसको टोटल 100% ही तो बोलेंगे, है ना। तो 100% में से 60% तो उसका खर्चा किस पर हो रहा है? निम्न वर्ग का भोजन पर हो जा रहा है। जबकि मध्यम कितना खर्च कर रहा है अपनी सैलरी का? लगभग 55%। कितना खर्च कर रहा है? 55%। 100% में से 55% उसका खर्चा भोजन पर हो रहा है। किस वर्ग का? मध्यम वर्ग का। और 50% कौन खर्च कर रहा है? धनी वर्ग। 100% में से अपनी आधी सैलरी भोजन पर कौन खर्च कर रहा है? धनी वर्ग। तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आय हमारी बढ़ती जाती है, भोजन पर होने वाला व्यय का प्रतिशत कैसा होता चला जाता है? घटता चला जाता है। सामने आपको आराम से दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा खर्चा भोजन पर कौन कर रहा है? भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। सबसे ज्यादा खर्चा निम्न वर्ग कर रहा है। 100% में से 60% तो वो अपनी सैलरी का 60%, 60% तो वो केवल भोजन पर खर्च कर दे रहा है। कौन? निम्न वर्ग। ठीक है, और जबकि धनी वर्ग कितना खर्च कर रहा है? अपनी सैलरी का 50% ही वो केवल भोजन पर खर्च करता है। मध्यम वर्ग कितना खर्च करता है? 55% खर्च करता है। आपको बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। वस्त्र पर देखिए, वस्त्र पर सबका समान है, वस्त्र पर सबका समान है। ठीक है, वस्त्र पर सब के, अब 60% तो निम्न वर्ग का यहीं खर्च हो गया, तो बचे कितने परसेंट? 40% बचे ना। तो 40% में से 18% जो है निम्न वर्ग वाला अपना यहां खर्च कर रहा है। किस में खर्च कर रहा है? वस्त्र पे खर्च कर रहा है। और मध्यम वर्ग का भी जितना बचा, मध्यम वर्ग का 45% बचा, तो 45% में से मध्यम वर्ग भी 18% अपना किस पे खर्च कर रहा है? वस्त्र पे खर्च कर रहा है। और धनी वर्ग का कितना बचा? धनी वर्ग का 50% पैसा भी बचा है, तो 50% में से 18% धनी वर्ग भी अपना किस पे खर्च कर रहा है? वस्त्र पे खर्च कर रहा है। मतलब सबका प्रतिशत कैसा है? इस पे सबका खर्चे का प्रतिशत कैसा है? स्थिर है, किसी का ऊपर नीचे नहीं है। मकान पे भी सबका समान है, 12%, 12%, 12%। अब जो बचा भोजन पर प्रतिशत खर्च करके, वस्त्र पे प्रतिशत खर्च करके, जो भी बचा तीनों के पास,
तीनों उसमें से 12% किस पे खर्च कर रहे हैं? मकान पे खर्च कर रहे हैं। और इन्होंने ये पूरा एक मतलब डेटा कलेक्ट किया था अपने पास। ये फ्रांस के थे, एक फैमिली को इन्होंने कई सारी फैमिलीज के ऊपर ये डेटा बना के दिया था कि मध्यम वर्ग के कितने खर्च कर रहे हैं, धनी वर्ग का अपनी सैलरी का कितना % किस पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो क्या बताते हैं ये कि अपनी सैलरी का सबसे ज्यादा परसेंटेज, सैलरी का 60% निम्न वर्ग वाले जो हैं वो भोजन पे खर्च कर दे रहे हैं। और भोजन सबसे पहली आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति की, भूखा आदमी नहीं रह सकता। ठीक है, 55% अपनी सैलरी का मध्यम वर्ग खर्च कर दे रहा है, 50% धनी वर्ग अपनी सैलरी का खर्च कर दे रहा है। अब इतना खर्च करने के बाद जो भी परसेंटेज बचा, कितना, 40% बचा आपके निम्न वर्ग के पास, 45% बचा मध्यम वर्ग के पास और 50% बचा धनी वर्ग के पास। उसमें से 18 तीनों खर्च करते हैं किस पर? वस्त्र पर। फिर जो बचा उसमें से 12 खर्च करते हैं मकान पर। फिर जो बचा उसमें से 5 खर्च करते हैं सब ईंधन पर, बिजली पर। और फिर जो उसमें से बचा उसमें से 5% ही केवल निम्न वर्ग शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पे खर्च करता है। मध्यम वर्ग 10% कर लेता है और धनी वर्ग 15% खर्च करता है। धनी वर्ग कितना खर्च करता है? 15% खर्च करता है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई? आपको ये चीज समझ में आई ना कि ये परसेंटेज कैसे निकाली है? भाई हमारी सैलरी है, हमारी सैलरी का 100% है, ये मेरी 100% सैलरी है, कितनी भी हो मेरी सैलरी तो 100% है ना। 100% मेरी सैलरी आई तो, और मैं किस क्लास में हूं? अगर मैं मध्यम वर्ग में हूं तो मैं अपनी सैलरी का 55% तो केवल भोजन पर खर्च कर दे रही हूं। ठीक है, अब कितना बचा? 45% बचा ना मेरे पास। तो 45% में देखिए मैं कहाँ कहाँ खर्च कर रही हूँ। 45% में मैं वस्त्र पर 18% खर्च कर दे रही हूँ, मकान पर 12% खर्च कर दे रही हूँ, ईंधन पर 5% खर्च कर रही हूँ और शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पर 10% खर्च कर रही हूँ। ठीक है, यही प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल बोलते हैं। तो अब जब इन्होंने ये प्रतिशत के रूप में सब बता दिए, खर्चे बता दिए, खर्चों की मदद बता दी, तो निष्कर्ष क्या निकल के आया? निष्कर्ष ये निकल के आया, प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल ये बोलते हैं, और देखो इन्होंने कहीं भी बचत का प्रावधान तो दिया ही नहीं है। 100% सैलरी आई और 100% इन्होंने खर्च करवा दी। तो इसलिए इनकी आलोचना हुई, क्योंकि इनके इस जो सिद्धांत है अर्नेस्ट एंजल का, जो पारिवारिक बजट बनाने का सिद्धांत है कि भाई 100% सैलरी में से मैंने 60% तो निम्न वर्ग वाला अगर भोजन पर ही खर्च कर दे रहा है, 18% वस्त्र पे खर्च कर रहा है, 12% मकान पे खर्च कर रहा है, ईंधन पे 5% खर्च कर रहा है, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य 5% खर्च कर रहा है, तो उसका बचत कहाँ हो रहा है? बस, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अर्नेस्ट एंजल के पारिवारिक बजट के सिद्धांत में इन्होंने किसका प्रावधान नहीं दिया? इन्होंने बचत का प्रावधान नहीं दिया, सेविंग्स कहीं नहीं है इनके इसमें, इसलिए इनकी आलोचना हुई। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? इन्होंने कहा जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है ना, ये निम्न वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है, ये धनी वर्ग है, तो भोजन पर होने वाला जो खर्चा है वो कैसा हो रहा है? घट रहा है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर होने वाला प्रतिशत घटता है, भोजन पर होने वाला प्रतिशत घटता है। वस्त्र पे, मकान पे, ईंधन पे, तीनों वर्ग का क्या है? देखिए स्थिर है, समान है। लेकिन शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य पर होने वाला प्रतिशत आपके बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? भाई जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतनी अच्छी एजुकेशन ले सकता है, उतनी अच्छी एजुकेशन को ले सकता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, हो सकता है विदेश में जाके पढ़ ले, है ना। जितना जिसके पास पैसा होगा वो उतना घूमने जा सकता है, उतना मनोरंजन कर सकता है, अपने लिए मनोरंजन के उतने ही साधन वो खरीद सकता है ना। जितना जिसके पास पैसा होगा वो उतने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा सकता है। वहीं निम्न वर्ग वाला सरकारी अस्पताल में जाएगा, वो जल्दी से जल्दी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपने आप को दिखा सकता है, अच्छी से अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकता है। तो यही बात तो प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल कहते हैं कि भोजन पर होने वाला व्यय तो उनका घट जाता है ना। राशन पानी जो ला रहे थे, भोजन पर जो खर्चा कर रहे थे, वो तो उनका कम हो गया, लेकिन शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पे धनी वर्ग का खर्चा बढ़ जाता है। तो यही है आपके अर्नेस्ट एंजल का सिद्धांत। ये निष्कर्ष है, यहाँ लिखा है आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय होने वाला प्रतिशत कम होता जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी आदमी का, उसका भोजन पर होने वाला जो प्रतिशत है, उसकी सैलरी में से जितना % वो भोजन पर खर्च करता था वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, कम हो जाता है। आय में परिवर्तन होने पर वस्त्र पर होने वाला लगभग समान रहता है, सबका आपने देखा स्थिर था। आय घटने पर या बढ़ने पर किस पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो आवास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश व ईंधन पे। वैसा तो नहीं है ना कि मेरी आय बढ़ गई तो मैं चांद पर घर बना के रहने लगूंगी, मेरी आय बढ़ गई तभी तो मैं धरती पे जिस मकान में रह रही थी उसको रिनोवेट करा सकती हूँ, लेकिन उसी में रहूंगी ना।
ईंधन पर व्यय का प्रतिशत लगभग समान ही रहता है। लेकिन ये कहते हैं जैसे जैसे आय बढ़ती है, तो मैंने आपको समझाया, शिक्षा पर बढ़ जाएगा, मनोरंजन पर बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य पर और व्यक्तिगत सेवाओं पर जो है परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, आपकी सैलरी का ज़्यादा हो जाएगा, प्रतिशत आपके वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो आदमी भी तो धनी वर्ग में चलता चला जाएगा। बस यही चीज़ है प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल का ये सिद्धांत है। यहाँ से प्रश्न आपसे हर बार पूछा जाता है, यही क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया से पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल के अनुसार जो है व्यय की 5 मदें हैं। आपसे ये चीज़ क्वेश्चन पूछी जाती है कि व्यय की कितनी मदें हैं, और उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है भोजन, वस्त्र, मकान, फैशन। तो आप बोलेंगे फैशन जो है व्यय की मद नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं ना एग्जाम में। और कौन सी हैं, तो मान लीजिए उसमें लिख दिया फैशन, दुकान, वस्त्र, सिनेमा। तो आप क्या बताएंगे कौन सी मद है फैशन, वस्त्र, सिनेमा और दुकान में से? तो आप बताएंगे भोजन जो है। पहले मतलब मैं क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लूंगी। मान लीजिए आपके पास 3 ऑप्शन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से व्यय की मद है। ऑप्शंस है फैशन, ऑप्शंस है भोजन, ऑप्शन है दुकान, और ऑप्शन है आपके पास निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? भोजन है व्यय की मद, है ना। तो व्यय की कितनी मदें हैं, खर्चों के कौन कौन से टाइप्स हैं, खर्चों की मदें कौन कौन सी हैं एक्सपेंडिचर्स की? भोजन है, वस्त्र है, मकान है, ईंधन और बिजली, इसे एक साथ बोलेंगे, शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य है। किसका परसेंटेज बढ़ रहा है शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पे? धनी वर्ग का बढ़ रहा है। किसका परसेंटेज कम हो रहा है? तो निम्न वर्ग का कम होता है। ठीक है। भोजन पर आय बढ़ने के साथ साथ किसका प्रतिशत बढ़ता है? तो निम्न वर्ग का बढ़ता है। और किसका कम होता है? तो 50% धनिक वर्ग का कम होता है। ठीक, बस इतना ही आपसे पूछा जाता है। ये क्लास यहाँ पर खत्म होता है। बजट, पारिवारिक बजट, इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कभी भी जब होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी तब मैं आपको करा दूंगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा, उस स्टूडेंट को भी अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, बाकी सबका रिवीजन हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।